अभी एलटी के 347 शिक्षकों की तैनाती हुई, एक अच्छा कदम हुआ है। स्थायी शिक्षक स्कूलों में मिलेंगे, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट अतिथि शिक्षकों को लेकर भी हो रहा है। पूरे प्रदेश पे 100 से अधिक अतिथि शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो उसको लेकर क्या स्थिति रहेगी? 3 से 4 दिन अभी हमारे लोगों को नियुक्ति की मिली है। अभी लोग ज्वाइन करेंगे, जहां ज्वाइन करने के बाद जहां खाली होगा तो वहां अतिथि शिक्षक की नियुक्ति होगी। कोई भी अतिथि शिक्षक बाहर नहीं होगा। जितने कॉलेजों में जरूरत है सब ज्वाइन किए जाएंगे। सीओ सर, 14 अक्टूबर को जो 347 एलटी शिक्षकों की देहरादून में नियुक्ति प्रदेश के लिए हुई थी, उसके सापेक्ष अब वो शिक्षक कार्यभार ग्रहण करने लगे हैं। तो चंपावत जिले में क्या स्थिति है? कितने अतिथि शिक्षक इस वजह से प्रभावित हुए हैं? जो स्कूल से प्रभावित हुए हैं उनको कैसे दूसरी जगह समायोजित करने की प्रक्रिया है? अभी सर लिस्ट निकली है, तो अभी तो हमारे पास जो ऑफिशियल है वो 5 लोगों की ज्वाइनिंग आई है। वो 5 लोग जो है विद्यालय से कार्य मुक्त होकर के हमारे ऑफिस में आए हैं। तो अभी क्योंकि 15 दिन जो है ज्वाइनिंग टाइम है उनका, तो 15 दिन तक हमको वेट करना पड़ेगा। 15 दिन के पश्चात फिर हम इनकी मेरिट बनाएंगे और हमारे जनपद में जितने पद जहाँ जहाँ खाली होंगे उस पर इनको समायोजित किया जाएगा। इनको वरीयता तय करके वो जहाँ जहाँ लेना चाहेंगे वहाँ दिया जाएगा। और यदि किसी विषय में पद रिक्त नहीं होंगे तो उनको हम सूची बना करके मंडल को रिफर कर देंगे और मंडल से दूसरे जनपदों में यदि उन विषयों में पद रिक्त होंगे तो उनका समायोजन जो है वो वहाँ किया जाएगा। अभी हमने फिलहाल इनसे बात की है और अभी यह है कि हम 29 को एक्सरसाइज कर लेंगे, कितना हमने ज्वाइन किया, कितने डिस्टर्ब हुए हैं, और 30 को हमने मोटा मोटा रखा है कि हम आपकी काउंसलिंग करेंगे। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज धनतेरस के पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के जीवन में ये दिवाली का पर्व है। दिवाली की आज से शुरुआत है। ये जगमगाहट बिखरे, रोशनी बिखरे, उजाला करे, प्रकाशमान करे। एक और जहां दिवाली का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है, उसकी शुरुआत आज धनतेरस से हुई है। लेकिन युवा के जो अतिथि शिक्षक थे उनके सामने एक अजीबोगरीब दुविधा पेश हो गई है। ये दुविधा क्या है और क्यों है, इसको खुद हमारे साथ जो अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष, जो माध्यमिक अतिथि शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष चंचल सिंह कुंवर साहब हैं, और अतिथि शिक्षक हरीश चंद्र हैं। वे अतिथि शिक्षक हैं जो इस सिस्टम से, इस व्यवस्था से, इस पूरी प्रक्रिया से प्रभावित हुए हैं। दरअसल 14 अक्टूबर को उत्तराखंड सरकार ने एक अच्छा काम किया। 1347 जो एलटी शिक्षक थे, जो सहायक अध्यापक थे, उनकी वो नियुक्ति पत्र दिए गए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये नियुक्ति पत्र दिए। साथ ही ये भरोसा भी दिलाया गया था कि अतिथि शिक्षक इन नियुक्तियों के बावजूद प्रभावित नहीं होंगे, उनके रोजगार पर, उनके शिक्षण पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो जमीन की स्थिति है, 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को जब से एलटी शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण करना शुरू किया, चंपावत जिले में अब तक 17 अतिथि शिक्षक बाकायदा कार्यमुक्त हो चुके हैं। यानी कि उन स्कूलों से उनको हटाया जा चुका है जहां वो लंबे समय से पढ़ा रहे थे। इससे उनके जीवन में, उनके सम्मुख एक दुविधा, एक अनिश्चितता, एक असमंजस पैदा हो गया है। और ऐसे में जो दिवाली के मौके पर ये उनके लिए और भी ज़्यादा दुश्वारी की स्थिति है। पूरा मामला क्या है, किस तरह से ये प्रभाव पड़ रहा है, हम सीधे अतिथि शिक्षक जो प्रभावित हैं उनसे बात करते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है, कुंवर साहब और हरीश जी। हरीश जी, पहले आपसे, इसलिए कि आप जो एलटी शिक्षकों की जो तैनाती हुई है, 14 को उनको नियुक्ति पत्र दिया गया और 16 तारीख से वो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो उसका आप पर क्या असर पड़ा है? और आप ये भी बताएंगे कि कितने समय से आप सेवा दे रहे हैं, कहाँ सेवा दे रहे हैं? सर, मैं 2015 से सेवा दे रहा हूँ। 28 सितंबर 2015 को फर्स्ट मैंने ज्वाइनिंग रायका ये राव महावीर यहाँ से हाई स्कूल में मैंने सेवा दी थी और तब से मैं वहाँ पर लगातार सेवा देता आया हूँ।
और पिछले साल ही मंडल ट्रांसफ़र के कारण मैं वहाँ प्रभावित हुआ। प्रभावित होने के बाद मुझे नया विद्यालय राय का कामली मिला, जहाँ पर हम अपने पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं। अपने विषय के साथ साथ अन्य विषयों को भी, जहाँ पर कोई शिक्षक नहीं होता है, हम उसे जो अगर हमारे प्रधानाचार्य जी जो भी कहते हैं कि आप ये विषय लेंगे, हम कभी भी इसके लिए हमने किसी भी कार्य के लिए कोई मना नहीं। हमें यही आशा थी कि आज हम अतिथि के रूप में हैं, कल विभाग में हमारा भी परमानेंट का नंबर आएगा। अपने ज़िंदगी के हमने बहुमूल्य समय 10 साल शिक्षा विभाग को दिए, उसके बाद आज ये स्थिति आ गई है कि हमें शायद कहीं पर स्कूल मिलना मुश्किल है। और हमारे साथ साथ हमारे परिवार का भी भविष्य इस नौकरी के साथ जुड़ा है कि किस प्रकार से अब हम आगे, अब ये स्थिति है कि इस एज में हम कहाँ जाएंगे, दूसरा क्या काम कर पाएंगे। और विभाग के पास इतने पद स्वीकृत होना, जितने लोग हम प्रभावित हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि सभी को ये दे पाएंगे। और ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी बार बार यही कहते हैं कि हम अतिथि शिक्षकों को प्रभावित नहीं करेंगे। प्रभावित आप कह तो रहे हैं, क्या आपकी करनी और कथनी में अंतर है? आप कह रहे हैं कि प्रभावित नहीं हो रहे, हम आपको कह रहे हैं कि हम प्रभावित हो चुके हैं। अब आप हमें कहाँ विद्यालय देंगे? त्यौहार का समय है, घरों में दीपावली, सब लोग उत्साह से दीपावली बना रहे हैं। हमें यही है कि हमें स्कूल मिलेगा, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम उसी टेंशन में जी रहे हैं। तो अब आपके जैसे आपका कला का विषय है जी, तो आगे इस जिले में जो 105 स्कूल है, जी, तो उसमें कला को लेकर कितने अभी पद रिक्त हैं जिनमें अतिथि शिक्षकों को, ऐसी कोई आप लोगों ने आपने बात करी विभाग से? जी सर, कल हम एक बार मुख्य शिक्षा अधिकारी जी के पास भी गए, तो वहाँ पर हमने बाबूजी से पूछा, तो वो कहते हैं कि 11 पद के आसपास खाली हैं, लेकिन उन 11 पदों में अभी उन्हें यह पता नहीं है कि किस विद्यालय में नया टीचर आ गया है, क्योंकि किसी के पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। टीचर आ रहे हैं, सीधे ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनके पास पूरा आंकड़ा नहीं है। उसमें अगर बचते भी हैं तो 2-4 पद ही कोई बचेंगे, और हम 8 या 9 लोग कला विषय में अभी प्रभावित होकर के आ चुके हैं। और मेरे विषय में कल ही उनका जो आने वाले हैं, आ गए हैं, मतलब जो वहाँ पर उनका फ़ोन आ गया है कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ऐसे ही कई विद्यालयों में और आने हैं, अभी कई लोगों का को ये पता नहीं है कि मेरे विद्यालय में आने हैं, और सबको यही भय है। वो लोग दीपावली नहीं बना रहे, वो इसी उसमें है कि कहीं मेरे विद्यालय में कोई टीचर आ तो नहीं गया। ये समस्याएं हमारे साथ है सर। तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आपका संगठन तो पहले से ही आवाज़ उठाते रहा है, तो अब मतलब क्या विचार आगे है, किस तरह से इस मामले को ले जाएंगे? तो सर, हमारा शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से यही हुआ है कि आप जिस प्रकार से हमें, आप ये आपकी कथनी और करनी में क्या अंतर है, या आप ये सही कह रहे हैं कि हम आपको प्रभावित नहीं होने देंगे। अभी हम वही देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमें कहाँ पर हमारे पदों को हमें देते हैं। कुंवर साहब, आप संगठन के अध्यक्ष हैं, आप लोगों ने पहले भी कई बार इस तरह के मामले उठाए थे अतिथि शिक्षकों के हितों से संबंधित, उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए। और 15 अक्टूबर को जब मुख्यमंत्री उसका सिंघानी साहब चंपावत आए थे, उस वक्त भी आप लोगों की ओर से एक ज्ञापन वहाँ तक पहुँचाया गया था, और उससे पूर्व मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी ज्ञापन दिया गया था 14 अक्टूबर की घटना के बाद से। तो क्या उन ज्ञापनों के बाद स्थिति में कितना बदलाव हुआ है? सर्वप्रथम तो मैं आपसे, जो अभी हमारी धनतेरस का जो त्यौहार चल रहा है, उसकी शुभकामनाएं मैं आपके जितने पोर्टल के दर्शक हैं उनको देना चाहूँगा। लेकिन आज इस शुभकामनाओं को देने में एक कसक मेरे दिल में है, जो मैं बयां करना चाहूँगा कि हमारे जो ज़िले के 18 साथी हैं जो आज प्रभावित हो गए हैं, होने के कगार पे हैं, उनके घर में जो दिवाली नहीं बनेगी, जो उनके घर में परेशानियां हैं, जो उनके सामाजिक तौर पे उनकी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को झेलने के बाबत मैं ये शुभकामनाएं देने में थोड़ा मेरे दिल में कसक रही। और इसके साथ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं वो लगातार दुर्गम क्षेत्रों में
अभी तक काम कर रहे थे। एक नहीं, वो एक से ज़्यादा विषय पढ़ाते हुए सारे विद्यालय को संभाले हुए थे और अभी भी संभाल रहे हैं। लेकिन इतना कुछ होते हुए 10 साल शिक्षा विभाग को देते हुए अगर अभी तक उनके लिए कोई नियमावली नहीं बनी है, ना उनके लिए कोई उनका जो भविष्य है सुरक्षित करने के उपाय ढूंढे जा रहे हैं। यहाँ तक कि आपको पता है हमने इस बार जो दीर्घकालीन अवकाश था उसके लिए कितना संघर्ष किया। लगभग हमने 2-3 महीने जब हमने ये आंदोलन अपना मूल विषय पढ़ाने वाला किया है, तब जाके अधिकारियों के कान में जू रहेंगी और तभी उन्होंने हमारा जो वेतन है वो आहरित किया है। ये एक हमारे संगठन की जीत थी जो हमने इसको दिवाली से पहले ये आहरित किया है। लेकिन वहीं जाके अगर हम इससे आगे जाते हैं, परसों वाली बात में जब सीएम साहब का दौरा था तो सीएम साहब से हम मिले, उनसे हमने बात रखी तो उन्होंने अपने बयान भी दिए और मंच से कहा कि इस भ्रम में ना रहे कि कोई अतिथि शिक्षक प्रभावित नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे 18 साथी अभी तक प्रभावित हो चुके हैं। तो सर मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब नेता लोग बयान दे रहे हैं और सूबे के मुखिया बयान दे रहे हैं तो अधिकारी लोग उनकी बातों को समझ क्यों नहीं रहे। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमारे प्रदेश में सारी सुरक्षा होगी और सारी शिक्षा की सुरक्षा हम करेंगे, सारे विद्यालयों में जो बच्चे हैं उनकी संख्या को बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ वो एक तरफ से टीचरों को भरते हैं, दूसरी तरफ से टीचरों को निकालने का काम करते हैं। अगर यही इन लोगों ने करना है तो क्यों आखिर ये अतिथि शिक्षकों को दोबारा नियुक्ति देते हैं। अभी आपको मैं सही बताऊंगा सर, पिछले इस बार इन्होंने कम से कम 2000 अतिथि शिक्षक और भरे और अपनी जो उपलब्धियां हैं उनमें उसको गिनाया भी है कि हमने 2000 अतिथि शिक्षक रखे। अब उन 2000 अतिथि शिक्षकों को रखने का क्या फ़ायदा जिन्हें तुम कल ही को निकाल दोगे। उनकी मन स्थिति कैसे स्कूलों में पढ़ाने की होगी और उनकी मन स्थिति आज ही जो हमारे 18 साथी, अभी तो मैं सिर्फ चंपावत का आंकड़ा बता रहा हूँ सर, वो पूरे प्रदेश में ये आंकड़ा करीब 350 से ऊपर पहुँच गया और कोई भी अधिकारी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। हमारे ही ज़िले में अभी तक जो हमारे ज़िले के जो भी हमारे अधिकारीगण हैं उन्हें यही पता नहीं है कि हमारे ज़िले में कितने अतिथि शिक्षक प्रभावित हो चुके हैं। वो हमारी लिस्ट देख रहे हैं जबकि पूरा सूबा उनका है, सारे विद्यालयों में उनके बाबू लोग बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, उनके पास रिक्ति सूची नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि पूरे प्रदेश का हाल क्या है। बस यही बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ज्ञापन देने के बाद जो हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं गोविंद सामंत जी उन्हें और ब्लॉक प्रमुख जी हैं, उन्होंने हमारी बात कराई और उन लोगों के सामने उन्होंने कहा कि मैं नहीं होने दूंगा। जब सर अब और पूरे इतने संगठनों ने ज्ञापन दिया, एक हमारे ही गेस्ट टीचर वाले संगठन के बारे में उन्होंने कहा, तो एक तरफ से हमें ये अपनी उपलब्धि लग रही थी। लेकिन उसी शाम को हम देखते हैं कि हमारे 17 से 18 साथी फिर से प्रभावित हो चुके हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं हमें दोबारा से सोचने को मजबूर करती है कि हमने जो ज्ञापन दिए या हम जो अपनी आवाज़ उठाते रह रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ऊपर हमारे शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए देहरादून गए हैं और बहुत सारे हमारे जो इसमें प्रभावित साथी हैं वो भी उनसे मिलने के लिए आज सुबह ही उनके यमुना कॉलोनी स्थित जो ऑफिस है वहाँ गए हुए हैं। वहाँ उनकी सकारात्मक बात हुई है, लेकिन सकारात्मक बात नेताजी पहले से कहते आए हैं, लेकिन अधिकारी क्यों उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, ये बात मेरे समझ से तो परे है और यही बात मैं कहना चाहता हूँ। तो आगे जैसे जो नई प्रक्रिया जैसे विभाग कहता है, विभाग के अधिकारी कहते हैं कि अगर कोई अतिथि शिक्षक हटाए जाते हैं तो 15 दिन में पूरी दोबारा नियुक्ति उस स्थान पर जहाँ उस विषय का पद खाली हो वो करने की प्रक्रिया होती है। तो इस बार जो 16 अक्टूबर के बाद से 16 अक्टूबर से ये LT के नए शिक्षकों की ने ज्वाइनिंग शुरू की है, तो 16, 17 और चूँकि आज 18 है तो अभी बहुत शुरुआती दिन है और दिवाली के बाद तक की प्रक्रिया चलेगी। तो जो नए हटाए गए अतिथि शिक्षक जिनके पद खाली हैं और जिनके पद नहीं खाली हैं, दोनों शिक्षकों को कैसे कैसे एडजस्ट करने की कवायद होगी, जो आप लोगों की बातचीत हुई या ये प्रक्रिया कैसे काम करती है। सर इसके लिए हमने जो शिक्षा अधिकारी कार्यालय में है उसमें समायोजन के लिए ज्ञापन दिया है और उसमें ये कहा गया है कि जो काउंसलिंग के तहत है, जो इनके गुणांक के तहत है, वो इनकी जो अभी हमारे ज़िले में सर लगभग जितनी हमारी जानकारी है उसके तहत अभी पद खाली तो हैं, लेकिन दिवाली तक और दिवाली के बाद जितने लोग ज्वाइन लेते हैं उसका अभी तक कोई रिकॉर्ड हमारे पास उसका मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी
हम लोग अपने स्तर से लगे हुए हैं कि किस प्रकार से हम उनकी बात रखें वहाँ समायोजन के लिए। पूरी 2 बार हम इस बात को शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय में हमने इस ज्ञापन को रिसीव करा लिया। तो अभी आगे आप लोगों की अभी संवाद से आगे कोई बातचीत और अभी नहीं हुई? सर अभी तो ये नया अभी आप देख रहे हैं 14 तारीख है और 4 दिन ही अभी हुए हैं मतलब इस चीज़ को ना। तो हम लोग प्रदेश स्तर पे भी इसकी बात चल रही है और हम जिले स्तर से तो लगातार इनको समायोजन करने की बात कर रहे हैं। अब इसमें मुकुल सती जी जो हमारे निदेशक हैं उनके द्वारा एक लेटर भी जारी हो गया है कि 15 दिन के इनमें इनको किसी न किसी प्रकार समायोजित किया जाए। अगर जिले में पद नहीं है तो इन्हें मंडल में समायोजित किया जाएगा और मंडल में नहीं है तो फिर प्रदेश स्तर पे इन्हें समायोजित किया जाएगा, ये उनका कहना है। अब लेकिन सर ये है कि जब पद होंगे तभी समायोजन होगा। तो हरीश जी जैसे ये बात आ रही है कि अगर जिले में उस विषय का पद खाली नहीं है तो मंडल में भेजा जाए। मंडल के 5 और जिले हैं, हम कुमाऊं के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो क्या ये व्यवहारिक और सस्टेनेबल है उस अतिथि शिक्षक के लिए कि वो दूसरे जिले में जाके इस मानदेय में काम कर सकते? सर इस मानदेय में व्यक्ति किस प्रकार से काम कर पाएगा? 25,000 रुपये आप देते हैं, अगर किसी भी ज़िले में हम एक कमरा भी लेते हैं कम से कम 4 से 5,000 रुपये का एक कमरा आता है। वही 10,000 से ऊपर उसका अपना रहना खाना पीना, वह अपने परिवार का भरण पोषण किस प्रकार से कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है कि इतनी कम सैलरी में व्यक्ति अपनी आजीविका बाहर के ज़िलों में चला पाएगा। जो स्थिति अतिथि शिक्षकों को लेकर है इस वक्त वो दुविधा में है, असमंजस में है। नौकरी रहेगी या जाएगी, वो सेवा में बने रहेंगे या सेवा से बाहर होंगे, कोई नए स्कूल में उनको तैनाती मिलेगी नहीं मिलेगी, इस जिले में मिलेगी या जिले से बाहर मंडल के किसी और ज़िले में जाना होगा। ये तमाम सवाल, तमाम उधेड़ना उनके दिमाग में चल रही होगी। एक रोजगार की जो अनिश्चितता है, रोजगार को लेकर जो एक दुविधा होती है, वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो नौकरी कर रहा है। अतिथि शिक्षक चूँकि 2015-16 से ये व्यवस्था चली है, तकरीबन 9-10 साल इस व्यवस्था को चले हुए हो गए हैं और अधिकांश लोग इसमें ऐसे हैं जिन्होंने लंबी अवधि इस व्यवसाय में, इस पेशे में, इस काम में दी है। और दूर दराज के ज़्यादातर स्कूल हैं जिनमें उनका वो संचालन करते हैं। जैसे हरीश जी खुद तल्लादेश का स्कूल जो नेपाल सीमा से लगा है तामली का, उससे पहले लोग भी हैं तल्लादेश के रियासी बलन गाँव में थे। और जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं इस संगठन के, चंचल सिंह कुंवर, वो भी खुद नदिया घाटी के दूरस्थ रीटा साहब के स्कूल में है जो चंपावत से 75 किलोमीटर दूर पार्टी ब्लॉक का विद्यालय है। यानी कि जो व्यवस्था पटरी से बाहर थी उसको बेहतर करने में, उसको संवारने में अतिथि शिक्षकों ने पहले दिन से योगदान दिया, सीमित मानदेय में योगदान दिया। और आज उनके सम्मुख रोजगार जाने की तलवार लटक रही है। और दिवाली के मौके जब अगले महीने इस राज्य को 25 साल पूरे हो जाएंगे, तो ये एक बड़ी रहमत राशि होगी अगर अतिथि शिक्षकों की सेवा जाती है। यद्यपि जो भरोसा शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक और केंद्र सरकार के जो अल्मोड़ा के सांसद भी हैं, केंद्र सरकार के मंत्री अजय टम्टा साहब ने जो आश्वासन दिया है कि अतिथि शिक्षकों को समायोजित किया जाएगा, उनके सेवा काल में किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि उनको उस स्कूल से दूसरे स्कूल जाना पड़े, लेकिन अपने ज़िले से बाहर के ज़िले में जाने में क्या दुश्वारी, क्या आर्थिक परेशानियाँ होंगी, क्या व्यवहारिक संकट होगा, वो अभी खुद अतिथि शिक्षक हरीश जी ने बताया। जो लोग पहले से सेवा देते हुए बेहतर काम कर रहे थे, विद्यालय की व्यवस्था को बनाए रखने में उनकी अहम भूमिका थी, उन अतिथि शिक्षकों की खुद के भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। और ये ना हो कि एक नियुक्ति हो और जो पहले से लगे हैं वो नियुक्ति से बेदखल होकर बाहर हुए और इस उम्र में, इस अवस्था में, इस वक्त तो वे दूसरे काम की स्थिति में भी नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी पढ़ने और उसके बाद पढ़ाने में खपाई होती है। ऐसे में उन अतिथि शिक्षकों के भविष्य पर भी संजीदगी से सरकार को गौर करना चाहिए। जो दावे सरकार की ओर से किए जा रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी, उन पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा, इस बयान पर, इस बात पर भरोसा हो, ये बात सरकार के काम से भी सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दिवाली का जो पर्व है
उनके जीवन की अनिश्चितता, उनके रोजगार को लेकर जो दुविधा है उसको दूर करने में सहायक होगा। इसका जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद।